Next question, second question on your screen. Done. Third question. Done. Fourth question on your screen. Next, sixth question on your screen. Next, seventh question. Next, eighth question. Next, ninth question. Done. 10th question. Done. 11th question. Next, 12th. Thirteenth question. Done. 15th question. Fifteenth question. Done. Next, 16th. Seventeenth question. Next, 18th. नेक्स्ट इजी क्वेश्चन हो गए ये 19th 18th इजी था आई मीन 19 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट 21st। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। ट्वेंटी फोर्थ। मैनी पीपल हैव आंसर्ड इंद्र सानी। पूछता हूं मैं आपसे बाद में क्यों करा ये आंसर। 25th। ऑल राइट, टाइम ओवर। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द आंसर डिस्कशन, तीन चार चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगा। देखिए, आई एम हेयर टू मेक यू रियलाइज फ्यू थिंग्स, है ना। क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो, आंसर भी इतने कोई टफ नहीं होने वाले, लिखे ही हैं यहाँ पे, है ना। आई एम हेयर टू मेक यू रियलाइज फ्यू थिंग्स, है ना। पहले तो मुझे बताओ कि हाउ इज द एक्सपीरियंस। थोड़ा हीट फील हुआ, थोड़ा प्रेशर फील हुआ, जो वो टाइम का प्रेशर होता है, कंपटीशन का प्रेशर होता है ना। दो चीजों का प्रेशर आपको जरूर रियलाइज हुआ होगा। एक तो टाइम इज टिकिंग, राइट, है ना। टाइम टिक कर रहा है और आपको उसे आंसर करके आगे बढ़ना है, अदरवाइज द क्वेश्चन विल बी अवे फ्रॉम यू, राइट। और थोड़ा सा कंपटीशन फील हो रहा होगा, जैसे आप बच्चों के पोल पे आंसर देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सबने आंसर कर दिया, मैंने नहीं करा। इसके साथ साथ ये भी लगा होगा आपको कि कुछ बहुत आसान चीजें शायद आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, इजंट इट। लगा आपको ऐसा कि यार डायरेक्ट अभी तो पढ़ा है पिछले हफ्ते, राइट, अभी पढ़ा है 2 दिन पहले 4 दिन पहले, बेसिक बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तब भी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। क्या ये चीज रियलाइज हुई? ऐसा क्या हुआ आज की जब हम एलएमएस प्रैक्टिस करने आए, है ना, तो हम थोड़े प्रेशर में भी थे,
हमसे अभी गलतियां भी होंगी, अभी मैं आंसर बताऊंगा, मैं आपके पोल पे आंसर देख रहा था तो वेरिएशन आपको दिख रहा था, वेरिएशन है तो इसका मतलब मेनी पीपल आर डूइंग द मिस्टेक, इजंट इट? ठीक है, तो व्हाट हैज चेंज टुडे? क्या चीज चेंज हुई? चेंज हुआ एक ही वेरिएबल जो कि आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है, प्रेशर। अभी तक आप आराम से बैठ के लेक्चर देख रहे थे, इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर रहे थे, है ना? आपने अगर कल टेस्ट भी सॉल्व किया होगा तो आपने आराम से घर में बैठ के 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे में या आराम से टेस्ट सॉल्व किया होगा। देयर वाज नो प्रेशर ऑन यू, है ना? एंड इन एनी कॉम्पिटिशन, आई एम टेलिंग यू, इन एनी कॉम्पिटिशन, एट द एंड द पर्सन हु कैन हैंडल दिस विल इमर्ज विक्टोरियस, है ना? आपको लगता है कि एक लेवल पे कंटेंट में इतना ज्यादा लाइक कवर कर लूं कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इफ यू कैन नॉट हैंडल दिस, तो फिर आपका जितना भी आप कंटेंट प्रिपेयर कर लो, इन द एंड जब आप एमसीक्यू सॉल्विंग पे आओगे यू विल बकल, राइट? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल गेम, है ना? यू पुट ओवर एम्फेसिस ओवर द रीडिंग एंड लेस एम्फेसिस ओवर द टाइम बाउंड एमसीक्यू सॉल्विंग, विच इंडीड रिक्वायर। भाई प्रेशर हैंडलिंग क्या है? यहां पे प्रेशर हैंडलिंग इज ऑल अबाउट एमसीक्यू सॉल्विंग। इफ यू विल प्रैक्टिस इट, अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे टाइम बाउंड मैनर में, है ना, ओनली देन यू विल फील कि हाँ धीरे धीरे आप उसमें इंप्रूव हो रहे हो, राइट? ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से ही इंप्रूव होगा। इसके बाद एक दो चीजें मैं और पूछूंगा, 2-3 चीजें पहले हम जो हमारे रियलाइजेशन है आज के वो फील करते हैं। पहले मुझे ये बताइए, ऑल दीज आर द क्वेश्चन जो हमने टॉप यूपीएससी लेवल के स्टैंडर्ड पे बनाए हैं, आपको ये फील हुआ कि दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यूपीएससी इज आस्किंग? आपने पीवाईक्यू करे हैं? टेल मी दिस सेकंड थिंग, यू हैव सॉल्व पीवाईक्यू, आपने पीवाईक्यू देखे हैं? ऑल द क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, है ना? देयर आर 14 टाइप ऑफ एमसीक्यू जो यूपीएससी पूछता है, उसी को बेसिस हमने बना के क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। तो इसी लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है एग्जाम में, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछेगा, दैट वी कैन नॉट कमिट। इफ somebody is committing you, they are creating falsified scenario here, है ना? बट द सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो इसी लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है। अगर हम यहां पे सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो एग्जाम में भी सिली मिस्टेक करते होंगे। वन थिंग, पॉलिटी सब्जेक्ट का हमने एलएमएस किया फ्रॉम द टॉपिक जो हमने लास्ट वीक में रिवाइज किए थे, उसके बाद भी हमारी मिस्टेक्स हुई, अभी मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स अभी सामने आ जाएंगी जैसे हम आंसर डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? मैं डे 1 से इस चीज पे फोकस करूंगा, है ना? द होल सारथी आईएएस टीम इनफैक्ट विल फोकस अपॉन दिस थिंग कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो आपका फोकस उस पर रहे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज चेजिंग द अननोन। चेजिंग द अननोन। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं? इट इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड थिंग कि आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चन 40 to 50 क्वेश्चन अननोन सोर्सेज से आएंगे। हम कितना ही पढ़ा लें, आप कितनी बुक्स पढ़ के चले जाओ, दिस इज द पैटर्न ऑफ यूपीएससी फ्रॉम पास्ट 7 to 8 ईयर। अल्टीमेटली 40 to 50 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द सोर्सेज जो आपने नहीं पढ़े हैं। अब आपका किस चीज पे फोकस रहता है? यू चेज दिस अननोन। आप इस अननोन को चेज करते हो कि पॉलिटी 10 जगह से पढ़ लें, इकोनॉमी 5 जगह से पढ़ लें, एंशिएंट मिडिवल 2 जगह से पढ़ लें, एंड उसका इंपैक्ट क्या होता है कि आपको पॉलिटी का बेसिक कंटेंट भी याद नहीं रहता, इजंट इट? दिस इज द इंपैक्ट। और जो वो आपका अगर सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है, द रीजन इज कि जो आप पढ़ के गए हो उसमें से गलती कर रहे हो, है ना? प्लीज टेल मी दिस थिंग, आई एम एज्यूमिंग कि आप में से काफी सारे लोगों ने प्रीलिम्स 2024 दिया, है ना? ऑनेस्टली एक असेसमेंट करते हैं आज, एक असेसमेंट हम करते हैं एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन आवर प्रिपरेशन, वी नीड टू असेस आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड एफर्ट एज वेल। तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि जो आप पढ़ के गए थे वहां से गलती करी आपने? देखो बहुत सारे लोगों का यस सर आया, है ना? क्योंकि ऑनेस्टली अगर ऑब्जेक्टिवली हम बात करेंगे तो वी कैन डिस्कस थिंग कि हमने क्या गलती की। तो हम गलती क्या करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में? मैं काफी बार बोलता हूं ये बात, प्रीलिम्स इज नॉट इवन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम। आपको वहां पे मेरिट क्रिएट नहीं करनी, एक बेसिक लेवल क्रॉस करना है बस। तो यहां पे आपको टफ क्वेश्चन जाके क्रैक नहीं करने, वो काम मेंस का है ना? कि कट ऑफ से ऊपर 100 नंबर चाहिए तभी अच्छा रैंक आएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कट ऑफ से अगर 1 नंबर ही भी आपका ऊपर है तो भी आप मेंस लिख रहे होंगे। तो आप अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता तो ऑलवेज देयर इज वन रीजन कि जो पढ़ के गए हैं वहां से गलती करती, है ना? इजी क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी में फिनोमिना स्टूडेंट को काफी बार समझाता हूं कि जो इजी क्वेश्चन है
जो इजी क्वेश्चन है अगर आप वो गलत कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। एक बार ब्रॉडर लेवल पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप समझ के देखते हैं, है ना भाई। देखो लॉजिकल माइंड लगाते हैं बिल्कुल। लेट्स से 50,000 पीपल आर कॉम्पिटिंग। सुनना मेरी बातें ध्यान से, आप एक बार ब्रॉड पिक्चर समझ के देखो तब आपको गेम और बेटर समझ में आएगा। लेट्स से 50,000 पीपल आर इन रियल कॉम्पिटिशन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। आउट ऑफ दीज 50,000 पीपल लेट्स से एवरीबडी सॉल्विंग द सेम पेपर, राइट। अब इसमें कोई अगर इजी क्वेश्चन आता है पॉलिटी का इजी क्वेश्चन आता है, एक तरफ ये बोल देते हैं, और एक कोई हम डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल देते हैं, है ना, जो कि लेट से कोई जो आपको सेक्शन डिफिकल्ट लगते हो, आपको एंशिएंट मिडिवल डिफिकल्ट लगता है, ये बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इजी क्वेश्चन गलत किया, है ना, तो आपके उसमें मिलेंगे -2.66। आप अटेम्प्ट तो करोगे, इजी क्वेश्चन है। अब हुआ क्या, ये इजी क्वेश्चन वी कैन एज्यूम कि आउट ऑफ दीज 50,000 पीपल 15,000 लोग, लगभग 10 से 15,000 लोग मान लेते हैं, वो उसे करेक्ट कर देंगे, दे विल करेक्ट इट, है ना। इंफॉर्मेशन के लेवल पे सब लोग लगभग वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है अगर हम इन 40-50,000 लोगों की बात करें, ठीक है। अब आप इन 15,000 लोगों से 2.66 मार्क्स से पीछे हुए हो, -2 से नहीं हुए हो, 2.66 मार्क्स से। अब अगर आपको इन इजी क्वेश्चन की जो मिस्टेक है, लेट से आपने 3 इजी क्वेश्चन गलत किए, मैं कहता हूं पूरे पेपर में ओनली 3 इजी क्वेश्चंस, तो आप उनसे कितने मार्क्स से पीछे हो गए, है ना, लगभग 8 मार्क्स से, रफली, है ना, 7.33 है वैसे, ठीक है, रफली, है ना। अब अगर आपको इनके बराबर आना है ना, ये जो 15,000 पीपल है जो इजी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे, तो आपको 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन बराबर आने के लिए बोल रहा हूं मैं। यू हैव टू सॉल्व 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन जो ये 15,000 लोग गलत कर रहे हैं या अटेम्प्ट नहीं कर रहे, इजंट इट, तभी आप बराबर आओगे। तो अगर आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करके आ रहे या गलत भी करके आ रहे हो, तो इट इज नॉट इंपैक्टिंग योर एग्जामिनेशन टू मच, थोड़ा इंपैक्ट तो होगा, है ना, बट एक्चुअली एक इजी क्वेश्चन को गलत करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ह्यूज है ना। आई होप यहां से आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक इजी क्वेश्चन से आप सीधा 15-20 हजार लोगों से पीछे होते हो अगर आपने एक भी इजी क्वेश्चन का गलत किया। तो हमारी जो अप्रोच है इस प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम में, और जो हम पहले भी पिछले 2-3 साल से यूट्यूब पे बोल रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज डूइंग इजियर क्वेश्चन राइट। इट इज नॉट अबाउट क्रैकिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द इजियर क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी, है ना। तो अगेन एलएमएस के थ्रू मैं आपका रीडिंग बिहेवियर भी चेंज करना चाहता हूं। रीडिंग बिहेवियर क्या होना चाहिए, डोंट चेज न्यू इंफॉर्मेशन, टू मच न्यू इंफॉर्मेशन मत चेस करो, जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है उस पर होल्ड बनाओ। अभी आंसर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आपको दिखेगा कि जो इंफॉर्मेशन अभी पढ़ी है आपने वो आप गलत कर रहे हो। अब आप सोच के देखो कि जब आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो 8 पिलर हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के, जब वो कवर कर लोगे तो इजी क्वेश्चन कितने गलत करोगे। पॉलिटी तो अभी पढ़ा है, ये तो इमीडिएटली पढ़ा है आपने, पिछले वीक ही पढ़ा है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप हर सब्जेक्ट के इजी इजी क्वेश्चन भी सही करके आते हो और बाकी जगह बस लॉजिकल माइंड लगा के आते हो, नहीं आती हमें इंफॉर्मेशन बाकी जगह, लेट से किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बस माइंड चल रहा है लॉजिकल, तो आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे। मेकिंग श्योर इजी क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी चाहिए हमें। इजी क्वेश्चन का क्या मीनिंग है मेरा, जो आपके पढ़े हुए कंटेंट में से आ रहा है, द कंटेंट विच यू हैव रेड, द कंटेंट विच यू हैव रिवाइज्ड, विच यू आर सपोज टू रिवाइज एटलीस्ट। अगर आपने वहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया, आई कैन बेट अपॉन दिस थिंग कि प्रीलिम्स रुक नहीं सकता, ठीक है। इस चीज के लिए मैं बैट लगा सकता हूं, है ना, प्रोवाइडेड, क्योंकि वो आपके हाथ में ही है, रिवीजन आपके हाथ में ही है, ठीक है ना। चलो डन। चलिए, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग विच आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, है ना, कि जो रिवीजन है उसे अच्छे से करो। रिवीजन के मल्टीपल लेवल हैं, पहले आपने कंटेंट रिवाइज किया, आपने टेस्ट सॉल्व किया, उसके बाद आपने एलएमएस सॉल्व किया, और उसके बाद भी आगे हम टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। फोकस करोगे सब, जो लोग भटकते हैं, दे चेज द अननोन, है ना, उनको कुछ क्लैरिटी मिली कि जो सामने कंटेंट रखा है पहले उसको कंसोलिडेट करते हैं। देखिए, वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर हमारे ये जो स्पेशली ये वाला जो बैच है और जो नेक्स्ट बैच होगा जनवरी से, अगर इसमें किसी एक भी बच्चे का प्रीलिम्स रुका है तो इसका मतलब वी हैव फॉल्टर्ड, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ टाइम। 6 महीने में अगर हम प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे तो वी आर फेलिंग एट दिस, राइट। तो प्लीज हम अपनी साइड से बेस्ट एफर्ट मारेंगे, आपको भी हम जो चीजें गाइड कर रहे हैं उसी हिसाब से फॉलो कीजिए, एंड होपफुली रिजल्ट विल बी गुड। चलिए, सेक्शनल टेस्ट में आपको 2 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, 2 टाइम्स यू कैन ट्राई। नेक्स्ट,
चलो अब आंसर डिस्कशन करते हैं। सबने A4 पेज पे आंसर्स लिखे हैं 1 2 3 4। चलो फिर चेक करो अपने आंसर और फिर मुझे एंड में मार्क्स बताना। चेक कीजिए आंसर, प्लीज चेक द आंसर्स। फर्स्ट का बी फॉर बॉम्बे, सेकंड बी फॉर बॉम्बे, थर्ड ए, फोर्थ बी फॉर बॉम्बे, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ अगेन बी फॉर बॉम्बे, एट्थ डी फॉर दिल्ली, नाइन्थ सी, 10th बी बॉम्बे, 11th बी बॉम्बे, 12th सी, 13 डी फॉर दिल्ली, 14 बी बॉम्बे, 15 बी बॉम्बे, 16 सी, 17 बी बॉम्बे, 18 सी, 19 सी, 20th का ए, 21 बी बॉम्बे, 22 सी, 23rd डी दिल्ली, 24 अगेन डी दिल्ली, 25th सी। है ना? मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, प्लीज लिसन टू दिस थिंग। कोई भी अपने कमेंट बॉक्स में करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं बताएगा, मुझे फाइनल मार्क्स बताएगा, जो नेगेटिव मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करके। नोबडी विल टाइप दिस थिंग इन कमेंट बॉक्स कि मेरे इतने करेक्ट हुए, इतने इनकरेक्ट हुए। आई नीड टू नो योर फाइनल मार्क्स। फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करने आते हैं, है ना? मतलब +2 एंड -2/3, राइट? -0.66 कैलकुलेट करने आते हैं ना? फाइनल मार्क्स बताएंगे मुझे, नोबडी विल टेल कि कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए। कैलकुलेट योर मार्क्स। टोटल मार्क्स 50 होंगे ऑफ कोर्स, 25 into 2 50। आउट ऑफ 50 हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग? 1 वीक प्रिपरेशन, 1 वीक कंटेंट, सभी का सेम था, सभी के सामने सिमिलर क्वेश्चन थे। एंड मार्क्स में आप वेरिएशन देखो, जैसे मार्क्स में अगर हम ब्रॉड लेवल पे वेरिएशन देखें, 15 से लेके 48 तक वेरिएशन है, विथ सेम लेवल ऑफ कंटेंट, same level of time which everybody was getting, and same question which everybody is practicing, है ना? तो यहां से एक बात तो सिंपल आती है कि इस वेरिएशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रिवीजन, फोकसिंग ऑन द कंटेंट विच वी आर ऑलरेडी डूइंग। देखो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता, लेट्स से वेरिएशन ऐसा होता कि बिलो 35 है, या तो 35 है या फिर 45 है, लेट्स से 10 मार्क्स का वेरिएशन होता, तो मैं मान लेता कि यार प्रॉब्लम खाली एमसीक्यू सॉल्विंग में है, 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर इतना वेरिएशन है ना मार्क्स में, इट मींस फ्यू पीपल आर रिवाइजिंग वेल एंड फ्यू पीपल आर नॉट रिवाइजिंग इन अ वेरी वेल मैनर, प्रोबेबली इन अ वेरी पुअर मैनर, आई वुड से। अगर आपके बिलो 20 है, ठीक है, तो अगर आपके बिलो 20 मार्क्स हैं, कंपटीशन क्रिएट करना है, अगर आपके बिलो 20 हैं, देन आई वुड से यू हैव परफॉर्म पुअर। देखिए, डोंट वरी अबाउट ऑल दीज adjective, but you need to be aware about what is your situation, ठीक है? तो बिलो 20 मार्क्स अगर आपके हैं तो परफॉर्मेंस है पुअर। अगर आपके 20 से 30 मार्क्स हैं तो मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस है एवरेज, बिकॉज इट्स अ पॉलिटी सेगमेंट। अगर आप साइंस एंड टेक में 25-27 नंबर ला रहे होते तो मैं कहता अच्छी परफॉर्मेंस है। दिस इज पॉलिटी, है ना? पॉलिटी में से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इन दी फाइनल एग्जामिनेशन you will get at least 60% of the marks and we will try to get 80% of the question right in the polity segment, right? भाई पॉलिटी में गोल यही है ना हमारा। पॉलिटी इज द सेगमेंट जहां से आप एग्जामिनेशन में मिनिमम 60% मार्क्स हमें लाने हैं। मिनिमम 60 का मतलब क्या हो गया? 30। इतने तो मुझे मिनिमम चाहिए फाइनल एग्जाम में, एंड आवर गोल इज 40, राइट? गोल क्या है? 40। अगर आपके 30 to 40 की रेंज में, आई विल से गुड परफॉर्मेंस है ना? अगर अबव 40 इन दी पॉलिटी, तो आई वुड से वेरी वेरी गुड, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है? सॉर्टेड। तो यू नीड टू नो कि किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? चलो, तो बिलो 20 पुअर, 20 to 30 एवरेज, 30 to 40 गुड, एंड अबव 40 इज वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है? हमारा गोल क्या है पॉलिटी में? कि मिनिमम हमारे 60% मार्क्स आए, एंड मिनिमम 60% आए, बट टारगेट क्या है कि हम 80% मार्क्स, दैट्स इट, कि 40 मार्क्स हमारे यहां पे टेस्ट में आने चाहिए इन द फाइनल एग्जाम एज वेल। आई विल फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्कसिंग ऑल दीज आंसर इन अ क्विक मैनर, बट मेरा एक सजेशन है, इस सेशन के बाद आपको क्या करना है ना? आपको एक क्वेरी आ सकता है कि व्हाट वी शुड बी डूइंग आफ्टर दिस सेशन। शुड वी रिवाइज द ओल्डर कंटेंट, कि जो हमने पिछले हफ्ते कंटेंट पढ़ा है, क्या हम उसको रिवाइज करें, या फिर हम आगे का कंटेंट ही रिवाइज करते रहें? यू नीड टू डू इट। अगर आपके बिलो 20 मार्क्स हैं तो आपको पिछले हफ्ते का कंटेंट रिवाइज करना चाहिए, है ना? टेक आउट सम टाइम क्लासेस के अलावा,
है ना, और आप जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा है, अगर आपका बिलो 20 स्कोर है तो रिवाइज द अर्लियर कंटेंट, और एक लेयर और रिवीजन की आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड आफ्टर दिस सेशन इफ यू वांट टू टेक अ लीव नाउ यू कैन टेक अ लीव, है ना, बिकॉज आप इसको पीडीएफ से भी देख सकते हैं। आई विल फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिस्कसिंग दिस थिंग इन ऑल दी क्वेश्चन इन द ब्रॉड मैनर, बट नथिंग न्यू विल कम आउट ऑफ इट। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, कंटेंट पढ़ा है ना, तो इट विल बी जस्ट रिपीटिशन ऑफ फ्यू थिंग, है ना। दोज हु आर स्कोरिंग गुड प्रोबेबली आई बिलीव दे वांट टू टेक अ लीव, है ना। प्रैक्टिस कर लिया आपने, मार्क्स आ गए आपके, आप पीडीएफ से एक बार देख लीजिए बस जल्दी जल्दी कि कहां पे गलती है और कहां पे सही है, ठीक है, डन। बिकॉज देखिए टाइम हमें ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। इट्स 1:37 PM, मैं ये चाहता हूं ओवर द पीरियड हम एलएमएस में 1 आवर लगाएं, है ना। टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन विल गिव अस रिजल्ट एट द एंड, है ना। एलएमएस का मेरा गोल ये है कि आप 1 घंटा लगाओ, 1 आवर लगे, ताकि वो सेशन बर्डन ना बने आपके ऊपर। आई एम डिस्कसिंग ऑल दी क्वेश्चन, जिनके मार्क्स कम है दे कैन स्टे बैक, दोज हु वांट टू टेक अ लीव दे कैन टेक अ लीव, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में वेंसडे को 12:30 PM, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, fundamental right and DPSP of the state policy contain the philosophy of the Indian Constitution. They have derived their inspiration from, very basic question, fundamental right India has taken from American Constitution and DPSP as you know we have taken from Irish Constitution, ठीक है। बाकी चीज भी देख सकते हैं। फ्रेंच से हमने क्या लिया है, द आइडिया ऑफ, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, है ना। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, इक्वालिटी, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, है ना, सोशल जस्टिस, चलो, और फंडामेंटल ड्यूटीज। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, डन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडिया ऑफ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल सिस्टम, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, दीज आर द पीपल, एंड क्या क्या पोजीशन इन्होंने हेल्ड करी। सर BN राव, ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, बिल्कुल सही है ये। HVR अयंगर, chief draftsman of the constitution, this is wrong. Can you guess who was the chief draftsman of the constitution? SN Mukherjee, very good. So SN Mukherjee was chief draftsman of the Indian constitution. SN Mukherjee, याद रखना है, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, yes he was the calligrapher of the Indian constitution. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट निकल के आया, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो गया बी, ठीक है, डन। तो देख लो यहां पे आप, अगर आपको क्विकली पीडीएफ से भी रिवाइज करना है तो इसी तरीके से रिवाइज करना कि अच्छा BN राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट है, बट इनकरेक्ट है तो हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन, इट वाज SN मुखर्जी, याद रखोगे। एंड HVR अयंगर क्या थे, इन्होंने क्या पोस्ट थी इनके पास, ही वाज सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे कुछ। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट सिटीजन हैव एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो बेसिक रूल्स, बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पस क्या है, टू एस्टैब्लिश रूल्स इन दी सोसाइटी, टू एस्टैब्लिश ऑर्डर इन दी सोसाइटी। तो इट इज डिस्क्राइबिंग कि लोगों की लिबर्टी कहां तक लिमिट होगी, दैट अदर पर्सन विल फॉलो द रूल्स, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई विच गवर्नमेंट बॉडी हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन दी सोसाइटी, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल एज वेल, दे आर द डॉक्यूमेंट विच डिसाइड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ द लॉ, मतलब देखते ही आप इसे गलत कर सकते हो, स्पेशली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही काउंटर टू ईच अदर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, बिल्कुल, आंसर आ गया ए, इजी क्वेश्चन था ये। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप। अच्छा, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना था, तो सबसे पहले हमने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग, है ना। तो नेशनल फ्लैग एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे से पहले ही अडॉप्ट हो गया था, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट थिंग विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड, एंड इसके बाद रैटिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। देन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 days बिफोर आवर फर्स्ट रिपब्लिक डे 24 जनवरी 1950 को, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, याद रखोगे 213, आंसर हो गया बी। ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेट द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो इन इंडिया देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, बट अलोंग विद द सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, डिफरेंट ऑर्गन कीप चेक्स एंड बैलेंस टू मेक श्योर पावर कॉन्सेंट्रेशन ना हो, है ना। तो क्या बेस्ट आंसर है यहाँ पे, बाकी तीनों तो अनरिलेटेड ही हैं कि चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन ही नहीं कर रहे। हियर द पार्लियामेंट कैन इंपीच द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस प्रोविजन इज कीपिंग चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो हियर इज
द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, विच प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन इंडिया, है ना, थ्रू दिस प्रोविजन लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट इज कीपिंग चेक ओवर द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए, तो आंसर यहां पे सी हो गया। समझ में आया लॉजिक? With reference to the secular nature of the Indian Constitution, consider the following statement. The term secular was added to the preamble of the Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act. बिल्कुल सही है ना, सेक्युलर टर्म बाद में ऐड किया गया था। ऑल्सो टेल मी दिस थिंग, जो 42nd Constitutional Amendment Act था उसमें और कौन कौन से टर्म ऐड किए गए थे प्रियम्बल के अंदर? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, दीज थ्री कीवर्ड्स वर एडेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल बेसिकली। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, नो। इंडियन मॉडल, ये बेसिक स्टेटमेंट है, आपको पता होगा, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल। इन द वेस्टर्न मॉडल देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, स्टेट, बट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रिंसिपल डिस्टेंस, हियर द स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। The right to freely profess, practice and propagate any religion is guaranteed under Article 25. Direct question है ये fundamental right से। There is provision for reservation of seat in the legislature on the basis of religion, ना religion based reservation, है ना, इंडिया ने स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर दिया था। याद है आपको, सेपरेट इलेक्टोरेट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना, तो वो इंडिया ने नहीं अडॉप्ट किया। तो क्या निकल के आ रहा है आंसर? फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। आंसर आ गया ए, है ना, फर्स्ट थर्ड करेक्ट है ना, बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, विच ऑफ द बेस्ट फीचर, विच ऑफ द फीचर एग्जेम्प्लीफाई दिस बायस, मतलब इनमें से कौन सा फीचर एक्चुअली यूनिटरी बायस दिखाता है? ठीक है ना, स्टेटमेंट को थोड़ा केयरफुली रीड करना था, उसके बाद आंसर आसानी से आता। आंसर है बी, द इमरजेंसी प्रोविजन दैट ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट पावर ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट assume all the power, that's why it is a centralized feature, it is bringing unitary bias। ठीक है, चलो, 8th question, with reference to the amendability of the preamble, consider the following statement. For the first time the amendability of the preamble was upheld in the Berubari case। बेरूबारी यूनियन केस में यह बोला गया था कि preamble is not the part of constitution, that is why preamble cannot be amended, है ना, the parliament power to amend the constitution do not extend to the preamble because preamble is not the part of Indian constitution। बेरूबारी में ये बोला था, है ना, तो ये हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड, 42nd constitutional amendment added the word liberty, equality, fraternity to the preamble ना, हमने अभी डिस्कस करा 42nd amendment act added the word socialist, secular and integrity, SSI। ठीक है, याद रखना। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, आंसर आ गया डी। With reference to the significance of the preamble in the Indian Constitution, consider the following statement. It embodies the basic philosophy and fundamental value on which the Constitution is based। बिल्कुल सही है ना, तो preamble capture the philosophy and the basic ideals of Indian Constitution। Easy statement था। It is considered as source of power for the legislature, no। Specifically लिखा है ना कि preamble is not the source of power for the legislature, है ना, प्रियम्बल से पावर डराइव नहीं कर रहा लेजिस्लेचर, वो उसके लिए अलग आर्टिकल्स हैं फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन के। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट हेल्प टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, यस, इन मेनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज इटसेल्फ सेड कि यस वी कैन यूज द प्रियम्बल, है ना, टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन का विजन है, बेसिक फिलॉसफी है, वो प्रियम्बल में प्रेजेंट है ना। इजी क्वेश्चन था ये, फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर इज सी। 10th क्वेश्चन, in the context of Indian polity, which one of the following statement reflect the socialist feature? तो इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोशलिस्ट फीचर बताना है आपको। इट इंप्लाइज अ फुली नेशनलाइज्ड इकोनॉमी ना, इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, दैट इज कम्युनिज्म ऑफ द मार्क्स, है ना। इंडिया ने ये अडॉप्ट नहीं किया, इंडिया ने मॉडल अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच फोकस ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर भी होगा प्राइवेट सेक्टर भी होगा, है ना। तो इट सिग्निफाइज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट। इट मैंडेट इमीडिएट अबॉलिशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना, है ना, तो इमीडिएट अबॉलिशन, इस टाइप के वर्ड्स पे फोकस किया करो, है ना, टू एलिमिनेट एनी स्टेटमेंट। इट रिस्ट्रिक्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी टू गवर्नमेंट कंट्रोल ओनली, नहीं, ये तो इजीली एलिमिनेट हो जाता। डन। 11th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो बेरूबारी यूनियन केस में क्या बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
इन दी केशव नंदा भारती केस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, कोर्ट ने बोला यस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहां एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ में आता है। इन दी एलआईसी केस अगेन, है ना, इसके बाद कौन सा केस था, एलआईसी केस, अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, जो केशवानंद भारती में बोला था उसी को रिआइटरेट किया कि यस प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखोगे, तो यहां पे आंसर है बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। डन। तो बेरूबारी पता लग गया, केशवानंदा पता लग गया। गोलकनाथ केस में क्या चीज स्पेशलिटी थी, नॉन अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट, और मिनर्वा मिल केस में क्या था, यस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। चलो 12th क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अब 12th क्वेश्चन में कौन क्या बोल रहा है, रीड करते हैं खुद ही। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव बाय नेहरू, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनकरेक्ट है। ठीक है, बताओ उसमें क्या प्रॉब्लम है, आंसर इज, अच्छा यहां पे ये एरर हुआ है, ठीक है समझ गया, आंसर है यहां पे बी। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रिंटिंग एरर है, क्लरिकल एरर है, आंसर है इसका 12th का बी। प्लीज करेक्ट दिस थिंग, इसको मैं करेक्ट करा दूंगा, आंसर इसका बी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि प्रियम्बल वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज मूव बाय पंडित नेहरू। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि एज पर द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन डराइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। फ्रॉम वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन derive its power, इसको तो आंसर करो, from where does the constitution derive its power, from the people of India, right? चलो, तो इसका आंसर हुआ बी। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, बिल्कुल है, बी आंसर होगा, बाकी सब चीजें सही लिखी हैं, आंसर बी होगा। द फ्रेज लिबर्टी मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड लिबर्टी ऑफ आइडियाज ना, मैं खुद सॉल्व कर लेता हूं उस क्वेश्चन को, देख लेंगे आंसर क्या है। The phrase liberty mentioned in the preamble of our constitution includes liberty of ideas, ना, स्टेटमेंट गलत है, प्रियम्बल में लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द फ्रेज इक्वालिटी मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन किया हुआ है, ये भी सही है। The phrase fraternity as originally included in the preamble of our constitution included integrity of our nation, ना, fraternity word originally present था, बट जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट ढूंढते हैं, तो एक स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट हो गया और एक स्टेटमेंट पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ गए, आंसर आ गया बी। बी आंसर है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आंसर इज बी हियर। 14 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट मे बाय लॉ, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो डिस्टिंक्शन है वो मुदित सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल 3 इज अबाउट इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, है ना, आर्टिकल 2 इज अबाउट कि एक्सटर्नली हम कोई टेरिटरी ऐड कर रहे हैं, याद होगा आपको, तो एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया अ न्यू स्टेट, तो ये आर्टिकल 2 के अंदर जाएगा। एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, मतलब इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन है, तो यस दिस इज आर्टिकल 3। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यस दिस इज आल्सो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, अगेन आर्टिकल 3। एस्टैब्लिश एन ऑटोनॉमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट, ये तो बिल्कुल अनरिलेटेड है 2 और 3 से, दिस इज शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 आर्टिकल नंबर 244, तो यहां पे 2 और 3 करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है कितने हैं, आंसर आ गया बी। डन, आगे चलते हैं, ये देखते हैं 15 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। धार कमीशन रिकमेंडेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, देखिए ऑर्डर याद रखो, सबसे पहले धार कमीशन आई थी, तो सबसे पहले धार कमीशन आई थी हु रिफ्यूज्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, है ना, तो इन्होंने मना करा था धार ने। फिर जेवीपी कमेटी आई थी, अगेन जेवीपी कमेटी रिजेक्टेड, है ना, द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर फैजल अली कमीशन आई थी which accepted language as one of the criteria for the state reorganization, but they also refused कि हम one language one state मान ले, other criteria भी हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इट्स रिपोर्ट वाज द, हाँ अगेन ऑन द बेसिस ऑफ फैजल अली कमीशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956। पोटी श्रीरामल्लू उनका जो प्रोटेस्ट था, ये इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, आई एम श्योर, इट वाज नॉट फॉर तमिलनाडु, इट वाज फॉर आंध्र प्रदेश, तो स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, करेक्टली मैच पूछ रहा है, आंसर हो गया बी। डन,
16th, with reference to the state reorganization in India, chronology पूछ रहा है. chronology देखते हैं. हिमाचल प्रदेश was the first one 1971 में. तो earlier it was UT and it was granted the full statehoodship in 1971. सिक्किम was in 1975. सिक्किम से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 35th एंड 36. गुड. ठीक है. इसके बाद तो पहले 2 था, देखते हैं एक बार. सबसे पहले हिमाचल प्रदेश था एंड मणिपुर वाज 1972. ठीक है. तो उसके बाद 2 के बाद 3 आ गया, फिर 1 है. मिजोरम वाज 1987. ठीक है, याद रखोगे. आंसर हो गया सी. चलो 17th, with reference to the union territory, the president of India appoint a administrator for each UT. बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेटर होता ही है. पार्लियामेंट has the authority to make laws for UT on any subject in the 3 list. बिल्कुल सही है ना. इवन इन केस ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी या फिर जम्मू एंड कश्मीर, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट एज वेल, है ना. इसके बाद ऑल यूनियन टेरिटरी हैव अ हाई कोर्ट ना, ओनली दिल्ली हैज द हाई कोर्ट. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द ओवरसीइंग मैटर रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. करेक्ट पूछ रहा है, फैक्चुअल स्टेटमेंट था. 4th वाला 1 2 4 करेक्ट हो गया. आंसर आ गया बी. ठीक है, 3rd इनकरेक्ट है बस. 18th क्वेश्चन, with reference to Indian Constitution, laws made under Article 2 and 3 will most likely provide for. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, चाहे एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हो. आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन दिस क्वेश्चन राइट. मैं पोल में भी देख रहा था, सभी का लगभग सही आंसर था. तो इट इज हाँ आर्टिकल 4. इट इज टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट टू द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? यस, फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन. तो ऑफ कोर्स अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल पे इंपैक्ट आएगा. फोर्थ शेड्यूल इज अबाउट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, है ना, विच एवरी स्टेट विल गेट. तो इन दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा. आंसर आ गया सी. 19th, 1950. इस क्वेश्चन के आने के कम चांस है रियल एग्जामिनेशन में, बट स्टिल वी कैन, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एलैबोरेटली तो सारी चीजें करते हैं. पार्ट ए स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ अर्स्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. बिल्कुल सही है. बता देता हूं आपको, पार्ट ए में कौन से स्टेट थे? जो गवर्नर्स की प्रोविंसेस थी. पार्ट बी में कौन से स्टेट थे? प्रिंसली स्टेट. पार्ट बी में एक्चुअली प्रिंसली स्टेट थे, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है. और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी वो थे पार्ट सी में. ठीक है, याद रखोगे. पार्ट डी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है ना. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. क्या गलती है ये भी बता दिया मैंने आपको. तो करेक्ट पूछ रहा है, 1 and 3 करेक्ट है. आंसर आ गया सी. डन. ये मोस्टली सभी लोगों ने करेक्ट किया था. The Kesan on the Bharti case marked the beginning of the basic structure doctrine development, not its conclusion. क्यों? क्योंकि कोई डिटेल लिस्ट दिया ही नहीं था. The doctrine has evolved over the period of time. केशवानंद भारती केस was the origination of basic structure doctrine. क्योंकि कोई डिटेल लिस्ट ही नहीं दिया था. उसके बाद मल्टीपल जजमेंट है, इंद्रासानी जजमेंट है ना. हर जजमेंट में कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करते चले गए. तो इट वाज द बिगिनिंग, नॉट द कंक्लूजन, है ना. सेकंड में यही लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस, केबीसी बोलूंगा मैं इसको एज अ शॉर्ट फॉर्म, रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग अ रिजिड फिक्स लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन दैट इनिशियल जजमेंट. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी हैं और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है. बिल्कुल सही है. आंसर आ गया ए. अच्छा क्वेश्चन था बहुत. अभी हमने रिवाइज किया. गोलकनाथ केस वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट. बिल्कुल सही है. गोलकनाथ केस में यही हुआ था, हमने डिस्कस किया था अभी. इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही है. तो इंदिरा गांधी एंड राजनारायण में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया. द मिनर्वा मिल केस अफर्म दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. ना, मिनर्वा मिल केस में which element of Indian constitution was added to the basic structure? Any guesses? Right, harmony between fundamental right and DPSP. तो free and fair election कब ऐड किया गया था? It was popular case, इंदिरा गांधी केस, है ना. इलेक्शन केस भी इसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. बिल्कुल सही बताया जिसने भी बताया. आंसर आया बी. द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट. बिल्कुल सही है. लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी बिल्कुल सही है. यही कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मीनिंग है ना. आंसर आया सी. इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से बहुत ही. 23rd, doctrine of basic structure. It does not apply to any law which is placed under the 9th schedule of the Indian Constitution. बताओगे क्या प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में? एंड केस का नाम भी बताओगे आप मुझे. 9th schedule added into the Indian Constitution was about
immunity of certain law from judicial review. But in IR Coelho case, बिल्कुल सही है, यूपीएससी ने मेंस में पूछा है, in IR Coelho case, Supreme Court has said that the laws which we are adding to the 9th schedule after 24th of April 1973, which was the origination of basic structure doctrine, केशवानंद भारती केस का जजमेंट डे है वो, तो जो भी लॉ हमने इस डेट के बाद ऐड करे 9th शेड्यूल में, दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. व्हाई? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. याद रखोगे? ठीक है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर 26 नवंबर 1950. ये भी हमने बताया कि 26 नवंबर 1950 से नहीं, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो हमने लॉ 9 शेड्यूल में डाले हैं, दे आर पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. ये किस जजमेंट में बोला था? ये डेट किस जजमेंट में बताई थी? वमन राव. राइट, बिल्कुल. तो ये भी रॉन्ग हो गया. इंडिया इज द ओनली लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड विच एक्नॉलेज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ना, बाकी कंट्री में भी है, बांग्लादेश में है, मलेशिया में है. याद रखोगे? तो आंसर आ गया इसका. क्या निकल के आया आंसर? पहला भी इनकरेक्ट, दूसरा भी इनकरेक्ट, तीसरा भी इनकरेक्ट. आंसर आ गया डी, नन. 24th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये, है ना. इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर. सरला मुदगल केस, सरला मुदगल केस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, पॉलीगैमी इन हिंदूज. ठीक है, तो यहां पे इंद्रसानी केस में रूल ऑफ लॉ वाज एडेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर. याद रखना. मिनर्वा मिल केस में हमने बात की अभी कि बैलेंस हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएफसी वाज एडेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर. रघुनाथ राव केस में क्या ऐड किया था? ये देख लेते हैं, ये मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है. हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वाज एडेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, याद रखोगे. सरला मुदगल केस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में था, नॉट अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर. ये क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट. Independence judiciary, it is part of the basic structure. Judicial review, yes, it is part of the basic structure. Judicial activism, no. Committed judiciary, no. 1 and 4th answer is C, है ना. चलो, done. All the 25 questions are done. एक अच्छा इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेरी भी मैंने देखा था. Some student was saying about the concept of committed judiciary. मीनिंग क्या है committed judiciary का? अब देखिए, committed judiciary के दो मीनिंग है. There are two meaning. One is actually theoretical meaning and other is actually practical meaning, है ना. theoretical meaning committed judiciary का क्या है? that judiciary remain loyal to the law of the land and serve to the people, but historically, practically, whenever executive wants to control the judiciary, they give the term committed judiciary. जैसे इंदिरा गांधी ने टर्म यूज किया था कि जुडिशरी शुड रिमेन कमिटेड, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल मीनिंग ये है कि यू शुड रिमेन लॉयल टू द लॉ ऑफ द लैंड, है ना. आपका काम एडजुडिकेशन का है. जो भी लॉ हमने बनाया, आप उस लॉ को एडजुडिकेट करो. बट एक्चुअली अनइंटेंड रादर डिस्क्रीट इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दिस टर्म, है ना, वो क्या है? दैट जुडिशरी शुड रिमेन कमिटेड टू द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, चलो याद रखना ये. तो यहां पे अगेन जो भी मीनिंग हो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. 1 रॉन्ग, 4 रॉन्ग. आंसर इज सी. ऑल राइट, सो वी आर डन विद द सेशन.